अम्मा हर रोज मुझे टोपी वाला बुर्का देती कि तैयार होकर पहन लो। मैं तैयार हो जाती तो वो मुझे रिक्शे में बिठाकर कहीं ले जाती। वहाँ मुझे दरवाजे पर ही एक औरत के हवाले करती और कहती, इसको काम सिखा दो। वो जगह बहुत अजीब होती और मुझे दरवाजे से वो औरत एक कमरे में ले जाती जहाँ बहुत सारी लड़कियाँ कुछ पढ़ने में मसरूफ होती और इस कमरे में हल्की रोशनी और तेज खुशबू होती। वो औरत कमरे में पहुंचकर मुझे एक खातून के पास भेजती जिसके चेहरे पर नकाब होता। वो जैसे ही मेरा हाथ पकड़कर मुझे पढ़ना सिखाती तो मुझे नींद आ जाती। फिर शाम को जब मुझे अम्मा लेने आती तो मेरे बुरके में बहुत सारे पैसे होते जो देखकर अम्मा बहुत खुश हो जाती। मैं मना करती तो अम्मा कहती, अगर तू वहां नहीं गई तो हम लोग मर जाएंगे। एक दिन अम्मा ने जैसे ही मुझे दरवाजे पर छोड़ा मैं वहां से भाग गई, लेकिन अगले ही पल ये देखकर मेरी जान निकल गई कि वो नकाबपोश औरत तो मेरा नाम अलीना नकवी है और मैं अपनी माँ की सबसे बड़ी बेटी और अपने 3 बहन भाइयों की सौतेली बहन हूँ। मैं 5 साल की थी जब मेरी अम्मी ने एक सियासी बंदे सलीम कुरैशी से दूसरी शादी कर ली थी और मुझे भी अपने साथ ले आई थी। सलीम कुरैशी पहले से शादीशुदा था और उसकी 2 बेटियां थीं और अम्मी के साथ जहेज में मैं भी आ गई तो 3 हो गए। सलीम कुरैशी की पहली बीवी बेचारी बीबा सी औरत थी। वो अम्मी के आगे यूं काम करती थी जैसे उनकी नौकर हो और ऐसे अम्मी के हुक्म माना करती थी जैसे अम्मी उनकी मालकन हो। मेरी अम्मी शुरू से ही तलख मिजाज, तेज जुबान और लड़ाकू थी। छोटी छोटी बातों पर इनका पारा हाई हो जाया करता था और फिर सारा गुस्सा या तो सलीम कुरैशी की पहली बीवी पर निकलता या उसकी बेटियों पर। सलीम कुरैशी जो कि अब मेरा सौतेला बाप था, उसकी पहली शादी उसके माँ बाप ने खानदानी रवायात के मुताबिक खानदान में ही करवाई थी। उसकी पहली बीवी हादसाती तौर पर उसकी जिंदगी में आई थी और वो उसे कबूल करने पर मजबूर था, क्योंकि अगर वो ऐसा ना करता तो इसके माँ बाप उसे जायदाद से बेदखल कर देते और वो अयाशी का आदी था। ठाट बाट के बगैर रहने का सोच भी नहीं सकता था, सो उसने शादी कर ली। उसकी पहली बीवी सालिहा खातून 5वें पास एक सादा सी और घरेलू सी औरत थी जिनकी शादी सलीम कुरैशी से पहले उसके भाई अदनान कुरैशी से हुई थी, लेकिन शादी के 2 साल बाद एक हादसे में उनकी मौत हो गई। जवान जहां बेवा और नौमौलूद बेटी को छोड़कर वो जहां फानी से रुखसत हुआ तो सालिया खातून के सास ससुर जो उनके खाला खालू भी थे वो सालिया खातून की फिक्र होने लगी, क्योंकि वो अपने माँ बाप की वफात के बाद बरसों से उनके साथ ही रह रही थी। और फिर अदनान कुरैशी से उनकी शादी हो गई थी जो जल्द ही दुनिया से चले गए थे और उसके जाने के बाद सालिया खातून की जिंदगी को मामूल पर लाने की अशद जरूरत थी। उनके सास ससुर जानते थे कि जल्द या बदीर वो भी दुनिया से चले जाएंगे और फिर जब सलीम कुरैशी की बीवी आएगी तो सालिया खातून और उनकी बेटी बेसहारा ही हो जाएंगी। सलीम कुरैशी के खानदान की रवायत थी कि लड़का हो या लड़की शादी खानदान से बाहर नहीं की जाती थी और ऐसे में एक बेटी के साथ खानदान का कोई और शख्स सालिया खातून को कबूल न करता और फिर आखिरी चॉइस सलीम कुरैशी ठहरे। वो सालिया खातून से उम्र में 5 साल छोटे थे और जरा लाउबाली और बेपरवाह फितरत के भी थे। उन्होंने अपने से बड़ी उम्र की औरत से शादी करने से इनकार किया तो इनके माँ बाप ने भी जायदाद से आग करने की न सिर्फ धमकी दे डाली बल्कि बार बार के इनकार के बाद उन्हें आग भी कर दिया और फिर वो मान गए, क्योंकि माँ बाप की दौलत पर सारी उम्र अयाशी की थी उन्होंने और करते रहना चाहते थे। सालिया खातून से उनके ताल्लुकात खुशगवार नहीं थे, लेकिन वो निभा रहे थे और शादी के 2 साल बाद सलीम कुरैशी और सालिया खातून के यहाँ भी एक बेटी पैदा हो गई। सलीम कुरैशी को ना तो सालिया खातून में पहले दिलचस्पी थी और ना ही अब कोई दिलचस्पी थी, लेकिन अब पाँव में एक जंजीर पड़ चुकी थी कि सालिया बेगम से उनकी बेटी थी जिसको वो बेइंतहा प्यार करते थे और सालिया खातून को भी अपनी बेटी की वजह से निभा रहे थे। मेरी अम्मी और सलीम कुरैशी जवानी में एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ा करते थे और वहीं इनका मुआशका भी चल निकला था। मेरी अम्मी इस वक्त कम उम्र थी, पढ़ी लिखी थी और बेइंतहा खूबसूरत होने के साथ साथ पुरएतमाद भी थी। चूंकि सलीम कुरैशी की सरगर्मियों में एक मशहूर सियासी पार्टी का नुमाइंदा होना भी शामिल था, तो वो अपने लिए ऐसी ही हम सफर चाहते थे जो उनके सियासी करियर में उनके साथ खड़ी रहे। और ये सब खूबियाँ मेरी माँ में बाखूबी पाई जाती थीं, लेकिन डिग्री मुकम्मल होने के बाद जब शादी की बारी आई
तो सलीम कुरैशी ने अपने माँ बाप के फोर्स करने पर सालिया खातून से शादी कर ली और दूसरी तरफ मेरी अम्मी ने भी गुस्से में आकर अपने अब्बू यानी मेरे नाना जान के लाए हुए रिश्ते पर शादी के लिए हाँ कर दी और फिर उनकी शादी हो गई। शादी के 1 साल बाद मैंने इस दुनिया में आंख खोली थी। मुझे अपने बचपन और बाप के बारे में ज्यादा तो कुछ याद नहीं, लेकिन इतना याद है कि मेरे अब्बू का घर बहुत बड़ा था और इसमें बहुत से लोग भी रहते थे जो मुझसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन मेरी अम्मी हर वक्त उनसे लड़ती रहती थी। मुझे वो औरत भी याद थी जिसका चेहरा हर वक्त सफेद दुपट्टे के हाले में होता था और होंठों पर शफीक सी मुस्कुराहट रहती थी। इस औरत के चेहरे पर नूर की बारिश होती मालूम होती थी। शायद वो औरत मेरी दादी थी। मुझे कुछ भी सही से याद नहीं था क्योंकि तब मैं बहुत छोटी थी जब अचानक से मेरा घर और अब्बू दोनों बदल गए। हम एक नए घर में आ गए जो बहुत बड़ा और जदीद तर्ज पर बना हुआ था, लेकिन वो मेरे घर जैसा खुला नहीं था। अम्मी ने सलीम अंकल से मिलवाकर मुझे बताया कि अब से ये हैं तुम्हारे अब्बू, लेकिन मुझे अपने अब्बू की धुंधली यादें याद थीं और सलीम अंकल को मैं कभी भी अब्बू कह पाई थी, ना ही अब्बू की जगह दे पाई थी। सलीम अंकल अपने माँ बाप के मरने का इंतजार कर रहे थे और यहाँ उनके माँ बाप मरे और वहाँ वो मेरी अम्मा से निकाह करके उन्हें घर ले आए, लेकिन वो चाहकर भी सालिया खातून को तलाक देकर घर से नहीं निकाल सकते थे क्योंकि एक तो वो अपनी बेटी के बगैर नहीं रह सकते थे और दूसरा खानदान और लोग थू थू करते। फिर सो उन्होंने मोहब्बत की शादी भी कर ली और वाहवाही भी समेट ली। सालिया खातून इसी पर उनकी एहसानमंद थी कि उन्हें बेसहारा नहीं किया था, लेकिन मेरी अम्मी सालिया खातून को बख्शी न थी। उठते बैठते उन पे एहसान जताती कि उनकी जिंदगी की दौड़ उनके हाथ में है, जब चाहे खींच सकती हैं, और सालिया खातून चुपचाप उनकी बातें सुनती रहती थी। सलीम अंकल से शादी हुई तो अम्मी के यहाँ 2-2 साल के वक्फे से एक बेटा और बेटी पैदा हुए थे और इनके पैदा होते ही मेरी हैसियत मेरी माँ की जिंदगी में खुद ब खुद कम हो गई। सलीम अंकल मुझसे पहले बाप जैसे नहीं लेकिन कुछ प्यार कर ही लेते थे, लेकिन फिर अपनी औलाद पर तो मुझे फौकियत दे नहीं सकते थे। उन्हें अपनी दोनों बेटियां और बेटा बहुत प्यारे थे और मैं और सालिया खातून के पहले शौहर की बेटी दूर बैठे तरसती निगाहों से इस मुकम्मल खुशहाल फैमिली को देखा करते थे और ऐसे में हमसे प्यार करने को हमारे पास सिर्फ सालिया खातून होती थी। सालिया खातून की छोटी बेटी नूर उनसे ज्यादा मेरी माँ से अटैच थी क्योंकि मेरी माँ ने उसे खुद से अटैच रखा था, क्योंकि वो जानती थी कि सलीम अंकल की जिंदगी और दिल में तो वो हैं ही, साथ वो उन्हें अपना एहसान मन करके अपने आगे झुका रखना चाहती थी। इस घर में कोई अधूरा था तो वो मैं और सालिया खातून और उनके पहले शौहर से होने वाली बेटी थी। हम यूं रह रहे थे जैसे हम पर तरस खा के हमें वहां रखा गया है। अम्मी ने अपनी शादी के शुरू के दिनों में सलीम अंकल को बावर करवा दिया था कि वो उनकी बेटी यानी मेरा ख्याल रखेंगे तो वो भी उनकी बेटी से बहुत मोहब्बत करेगी, और अगर कभी मैं उदास होती तो अम्मी सलीम अंकल से नाराज हो जाती थी और सलीम अंकल अम्मी को खफा रहने नहीं देते थे। वो फौरन से मुझे बाहर ले जाते और मुझे खुश करने की हर मुमकिन कोशिश किया करते थे, लेकिन जैसे जैसे अम्मी ने मुझ पर तवज्जो देनी छोड़ी सलीम अंकल भी मुझे भूल गए। भला अपनी बीवी की बेटी को कौन बाप जैसा प्यार करता है। 10 साल की उम्र में मुझे माँ के होते हुए यूं एहसास होता कि मेरी माँ नहीं है और मेरे जहन के पर्दे पर कुछ धुंधली यादें आने लगती जिनमें कोई मर्द मेरे साथ खेलता हुआ नजर आता था। माँ ने इस घर में आते ही सबसे बेहतरीन कमरा मेरे लिए चुना था, लेकिन अब जब उनके बच्चे बड़े होने लगे तो उन्होंने मुझे इस कमरे से सालिया खातून के कमरे में शिफ्ट कर दिया। सालिया खातून का बाकी कमरों की तरह पुरतइश कमरा नहीं था। वो और उनकी बेटी वहां जाने जिंदगी कैसे गुजारते थे, और फिर तीसरी मैं हो गई उनके साथ। मैं और मेरे सौतेले बहन भाई एक ही स्कूल जाने लगे थे, लेकिन मैं अपने सौतेले बहन भाइयों को एक आंख नहीं भाती थी। और एक दिन तो अम्मी की बेटी कश्यप ने हंगामा कर दिया कि वो स्कूल नहीं जाएगी जब तक मुझे स्कूल से नहीं निकाल दिया जाता, और फिर उसकी खुशी के लिए मुझे स्कूल से निकाल दिया गया और सालिया खातून की बेटी कशमाला के साथ मुझे गवर्नमेंट स्कूल में दाखिल करवा दिया। मेरी और कशमाला की जिंदगी एक जैसी थी, लेकिन कभी कभी वो मुझे खुद से बेहतर लगती थी। क्या हुआ, उसके पास बाप नहीं था, लेकिन उसके पास माँ तो थी, और मेरे पास बाप तो दूर माँ होते हुए भी मेरे पास ना थी।
वो 3 बच्चे जिनको सब कुछ मिला हुआ था, वो हम 2 बच्चे जिन्हें कुछ भी नहीं मिला था, उनसे खार रखते थे। कोई मौका ऐसा न होता जब कशफ मेरी और कशमाला की बेइज्जती न करती। और एक बार मैंने बदले में उसे खींचकर थप्पड़ मार दिया। और फिर क्या था, कुरैशी हाउस में भूचाल आ गया। मैं जो रोज कशफ के थप्पड़ खाती थी तो एक तिनका तक न हिलता था, और कशफ ने एक थप्पड़ क्या खाया, पूरे कुरैशी हाउस के दरो दीवार हिल गए। पहले तो माँ ने एक थप्पड़ के बदले मुझे 4 थप्पड़ मारे थे और मुझे बहुत ज्यादा डांटा था। और जब शाम को सलीम अंकल आए तो कशफ ने रोते हुए उन्हें भी मेरी शिकायत कर दी। और फिर इतने अरसे से जो मेरा लिहाज कर रहे थे, सारा खत्म हो गया। मुझे बुलाया और कुछ देर तक तो मुझे गुस्से से देखते रहे और फिर चीख पड़े थे, यहाँ मेरे टुकड़ों पर पल रही हो तो मान कर रहो कि मेरे टुकड़ों पर पल रही हो, और जिसके टुकड़ों पर पला जाता है उसके बच्चों पर हाथ नहीं उठाया जाता। कितनी बार कहा है कि तुम्हारी माँ को कि दफा करे तुम्हें तुम्हारे बाप के पास, लेकिन नहीं, बेटी की मोहब्बत में मरी जाती है वो। और एक तुम्हारा वो भिगोड़ा बाप था जो मेरे सर मंड कर ऐसे भूला जैसे तुम उसकी औलाद ही नहीं हो। देखो बीबी, अब तुम हो रही हो बड़ी तो अपनी हरकतें कर लो सीधी। आइंदा तुम्हारी वजह से मेरी बेटी रोई या इसको कोई तकलीफ हुई तो बिना लिहाज के 2 मिनट लगाऊंगा तुम्हें इस घर से दफा करने में। तुम्हें इस घर में रखकर एहसान कर रहा हूँ तो एहसान मंद रहो मेरी। 14 साल की हो तुम, कोई छोटी बच्ची नहीं हो जो छोटे बच्चों से लड़ती फिरो। और एक बात और सुन लो, दिमाग में बिठा दो तुम भी, और इस बुड्ढी की बेटी को भी समझा देना, मेरे बच्चे कुछ भी करें, तुम दोनों बिना बाप की लड़कियों को हरगिज इजाजत नहीं कि मेरे बच्चों को टोको या थप्पड़ मारो। वो मेरे बच्चे हैं, कुछ भी कर सकते हैं, और तुम दोनों यतीम लड़कियां मेरे बच्चों का मुकाबला नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे बच्चों के सर पर अभी उनके बाप का साया है। तुम दोनों की तरह नहीं कि एक का बाप मजे से मर गया और दूसरी का जाने कहाँ है, लेकिन जहां भी होगा मजे से होगा। बोझ जो मेरे सर फेंक दिया है, अब खड़ी मेरी शक्ल क्या देख रही हो, दफा हो जाओ यहाँ से। आज हर लिहाज खत्म हुआ था और इस रात में ऊंची आवाजों से रोई थी। मैंने खुदा से गिले शिकवे भी किए और कई बार अपने बाप को भी कोसा कि क्या होता अगर वो मुझे अपने पास रख लेते, तो इनका क्या जाता। मैं रोते रोते सो गई और इस रात मैंने ख्वाब देखा कि कोई 19-20 साल की लड़की सुनसान सड़क पर भागती चली जा रही है और अचानक से कोई गाड़ी आई और वो इससे टकरा कर कई फुट दूर जाकर गिरी थी। मैं एकदम डर कर उठ गई थी क्योंकि मुझे लगा वो लड़की मैं हूँ। मेरे साथ एक और मसला था कि अपनी 14 साल जिंदगी में मुझे कभी भी ख्वाब नहीं आए थे, जरा भी नहीं, लेकिन आज पहली बार मुझे ख्वाब आया और ख्वाब भी कैसा कि मैं सहम गई थी। अगले दिन मैं उठी और अम्मी के कहे पर अमल करते हुए मैंने कशफ से माफी मांगी और कशफ ने इस शर्त पर माफ किया कि वो भी मुझे थप्पड़ मारेगी, और फिर उसने मुझे थप्पड़ मारकर ही माफ किया। मैं चुप हो गई और स्कूल आ गई। मेरा इरादा था कि अब मैं अपने बाबा को ढूंढूंगी, उनके पास चली जाऊंगी, लेकिन फिर एक सोच सारे इरादे पर मट्टी डाल देती कि बाबा ने भी तो अब तक शादी कर ली होगी और इनके भी तो बच्चे होंगे, वहां भी तो ऐसी ही जिंदगी मुझे मिल सकती है। मैं स्कूल से वापस आई तो खाना खाने किचन में आ गई, जहां अम्मी मुलासमा पर बरस रही थी और वो बेचारी रोए चली जा रही थी। उसने बाहों में छोटा सा बच्चा भी उठा रखा था। मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ है, तो उसने कहा कि उसका बच्चा सिर्फ 5 साल का है और 3 महीने से बीमार है। बहुत इलाज करवाया लेकिन वो ठीक नहीं हो रहा और उसके सारे टेस्ट रिपोर्ट्स भी ठीक हैं। आज वो दूसरे शहर एक बाबा जी से दम दिलवाने के लिए जा रही थी, लेकिन अम्मी उसे छुट्टी नहीं दे रही। बीमारियां कलाम अल्लाह से ठीक हो जाया करती हैं और वो कलाम माँ पढ़कर बच्चे पर सदके दिल से फूंके तो किसी बाबा जी की जरूरत नहीं रहती, लेकिन मुलाजमा का बाबा जी पर एतबार था। मैंने यूं ही उससे कहा कि खाना खाने के बाद बच्चे को मुझे दे दे, मैं इस पर अल्लाह का कलाम पढ़कर फूंक दूंगी। तो उसने बच्चा मुझे दे दिया और मैंने नमाज के बाद कुरान की तलावत करके इस बच्चे पर फूंका और दम किया हुआ पानी भी मुलाजमा को दे दिया कि अपने बच्चे को पिलाए। और अगले दिन वो मुलाजमा आई और उसने मेरे हाथ चूम लिए और बोली कि उसका बच्चा एक दिन में बिल्कुल ठीक हो गया है। उसे लग रहा था कि मेरी दुआ में असर है और मुझे हंसी आ रही थी कि अगर मेरी दुआ में असर होता तो मैं जिल्लत की जिंदगी ना गुजार रही होती। इस मुलाजमा ने मेरी माँ को बताया तो माँ कुछ पल मुझे देखती रही, फिर मुंह ही मुंह में बड़बड़ाती हुई चली गई। मुलाजमा ने हर शख्स को पकड़कर किस्सा सुनाया था
اور इस किस्से के बाद तो कश्यप और नूर ने मेरा बहुत ज्यादा मजाक उड़ाया और फिर मैंने तौबा कर ली कि आइंदा इतना रहमदिल कभी नहीं होना कि अपनी ही बेइज्जती हो। वक्त का काम है गुजरना और वो तेजी से गुजरता गया। मेरी तलाश सालों गुजरने के बाद भी पूरी ना हुई थी। मुझे मेरा बाप नहीं मिला था। 14 साल से मैं 20 साल की हो गई, लेकिन आज भी मेरे इस घर में कोई इज्जत न थी। कशमाला की शादी हुई तो मेरी अम्मी को सालिया बेगम का भी इस घर में रहने का कोई जवाज नजर न आया। अम्मी को सालिया खातून एक आंख न भाती थी, सो अम्मी ने सालिया खातून को बुढ़ापे में तलाक दिलवाकर घर से निकाल दिया था। मैं बिल्कुल ही अकेली हो गई थी और फिर सुना कि सालिया खातून ईदी सेंटर में रहने लगी थी और फिर उन्हें कशमाला वहां से अपने घर ले गई। अम्मी ने कशमाला की शादी खूब देखभाल कर गरीब लड़के से करवाई थी, जो अपनी माँ के साथ एक छोटे से 2 कमरों के घर में रहता था। लेकिन कहते हैं ना, दौलत औरत के मुकद्दर से आती है। सो कशमाला उसकी जिंदगी में आई और उसके कारोबार चल निकला। अब वो सालिया खातून को भी अपने पास ले गया था। कुरैशी हाउस नाम की जेल में अब मैं ही बाकी रह गई थी। इन्हीं दिनों मुझे फिर से ख्वाब आने लगे थे और मैं डरी डरी सी रहने लगी थी। कुरैशी हाउस में भी इन दिनों कुछ गड़बड़ चल रही थी। सलीम अंकल देर रात को वापस आते थे और आते ही अम्मी और उनके लड़ने की आवाजें आने लगती थीं। कश्यप भी सारा दिन कहीं गुम रहती थी और नूर हॉस्टल शिफ्ट हो गई थी। इन्हीं दिनों सुना कि इलेक्शन की सूरत हाल मुल्क में छिड़ गई है और सलीम अंकल की मुखालिफ सियासी पार्टी सलीम अंकल के खिलाफ खूब जहर उगल रही थी और सलीम अंकल परेशान रहते थे, क्योंकि जो जहर उगला जा रहा था वो सब सच था। पिछले काफी अरसे से उनकी पार्टी के हाथों में सूबे की बागडोर थी, जिसके चलते उन्होंने खूब पैसा बटोर कर बैंकों में जमा कर रखा था। कुरैशी हाउस के अलावा उनके मरी, लाहौर और कराची में 3 घर थे। अपने बेटे असफंद को अमेरिका हायर स्टडी के लिए भी भेज चुके थे और कश्यप के तो मिजाज नहीं मिलते थे। इसके नाम पर 3 फ्लैट्स भी थे और इसके पास 2 स्पोर्ट्स कार भी थी। नूर का भी तर्ज जिंदगी काफी पुरतइश था और अम्मी तो फखर से गर्दन इकड़ाए फिरती थी और इस सब में सिर्फ मैं थी, जो पहले भी तमाशाई थी और अब भी तमाशा देख रही थी। थोड़े दिन गुजरे थे कि हालात ज्यादा खराब हो गए। सलीम अंकल पर करप्शन के इल्जामात साबित हो गए और इनको नैब ने अपनी कस्टडी में ले लिया। सारी दौलत, सारे असासे भी जब्त कर लिए गए और कुरैशी फैमिली सड़क पर आ गई। जब तक हमें घर से बेघर करते, कशमाला आकर मुझे अपने साथ ले गई थी और फिर सुना कि नूर, कश्यप और अम्मी बेघर हो गईं। इनकी गाड़ियां और बैंक बैलेंस जब्त कर लिए गए थे और दूसरी तरफ अमेरिका में असफन किसी गैर कानूनी सरगर्मी में पकड़ा गया था। तालीम धरी की धरी रह गई और वो जेल में बैठा हुआ था। अम्मी नूर और कश्यप को लेकर किसी किराए के मकान में चली गई थी। सलीम अंकल का केस लगा हुआ था और अगर वो केस से बरी हो जाते तो जिंदगी फिर से मामूल पर आ सकती थी और अम्मी इसी इंतजार में थी। लेकिन फिर उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक कुछ भी ना हुआ और सलीम अंकल पर करप्शन के सारे इल्जामात सच साबित हुए और उनको जेल हो गई। अब अम्मी के पास कुछ भी ना बचा था। एक तरफ तो 2 लड़कियों का बोझ था उन पर और दूसरी तरफ उनका लाडला भी मुश्किल में था। ऐसे में वो सोच ही रही होंगी कि क्या हो कि सब ठीक हो जाए। मुझे अम्मी के लिए बहुत बुरा महसूस होता था और फिर सुना कि अम्मी ने कहीं नौकरी कर ली है। नूर को भी नौकरी मिल गई थी, जबकि कश्यप के मिजाज आज भी नौकरी वाले नहीं थे और इसकी डिग्री भी मुकम्मल नहीं थी। फिर एक दिन अम्मी मुझसे मिलने आ गई। मुझे हैरत हुई कि अम्मी मुझसे मिलने क्यों आई हैं, लेकिन अम्मी ने आते साथ ही मुझसे माफी मांगना शुरू कर दी और मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं रिएक्ट कैसे करूं। अम्मी ने मुझसे माफी मांगी क्योंकि उन्हें लगता था कि जो नाइंसाफियां उन्होंने मेरे साथ की हैं, शायद ये सब उसी वजह से है। उन्होंने ना सिर्फ मुझसे बल्कि कशमाला और सालिया खातून से भी माफी मांगी थी और मैंने सालिया खातून से यही सीखा था कि कोई माफी मांगे तो माफ कर दो और अगर माँ माफी मांगे तो फौरन उसके गले लग जाओ, क्योंकि खुदा को पसंद नहीं कि माँ औलाद से माफी मांगे। मैं माँ के गले लग गई थी और कशमाला और सालिया खातून ने भी उन्हें माफ कर दिया था। माँ ने मुझे अपने साथ चलने का कहा तो मैं उनके साथ घर आ गई। माँ और नूर दोनों का रवैया मेरे साथ अच्छा था। जब हम कुरैशी हाउस में रहते थे तब भी मेरी और नूर की कम बात और कम ही लड़ाई होती थी। अलबत्ता कश्यप आज भी अपने हवासों में नहीं रहती थी। अमीरी के वक्त में उसे नशे की लत लग गई थी।
जो इसकी मत मारे रखती थी। वो घर कुरैशी हाउस जैसा तो नहीं था, लेकिन रहने के काबिल था। लेकिन चंद दिन बाद आस पड़ोस के लोगों ने हमारे पीछे बातें करनी शुरू कर दी और एक दिन फिर मालिक मकान ने हमें घर से जाने का कह दिया। इस शहर में रहना अब मुश्किल ही लगता था, इसलिए हम चारों माँ बेटियों ने सामान बांधा और वो शहर छोड़ दिया। हम दूसरे शहर आ गए। नूर के पास कुछ पैसे थे, जिससे हमने प्रॉपर्टी डीलर से बात करके एक मकान किराए पर ले लिया। अम्मा और नूर को एक दो दिन में नौकरी मिल गई। मैं और कशफ घर पर ही होते थे और कशफ तो हर वक्त हंगामा करती, चीजें तोड़ती रहती थी। हमें वहां आए 2 महीने हो चुके थे और मैं भी जॉब करना चाहती थी, लेकिन मेरे पास मैट्रिक के आगे तालीम ही नहीं थी, सो मैं घर पर ही थी कि एक दिन अम्मा सुबह उठी तो मुझे कहा कि यहाँ एक जगह कुछ औरतें हैं जो कम पढ़ी लिखी औरतों को काम सिखाती हैं ताकि वो अपने पैरों पर खड़ी हो सकें, और माँ मुझे वहाँ ले जाना चाहती है ताकि मैं भी कुछ सीख लूँ। मुझे ये आइडिया अच्छा लगा। अम्मा ने मुझे टोपी वाला बुर्का दिया और कहा कि मैं तैयार होकर बुर्का पहन लूँ और फिर उनके साथ चलूँ। मैंने बुर्का पहना और उनके साथ घर से बाहर आ गई, जहाँ उन्होंने एक रिक्शा खड़ा करवाया हुआ था। मैं और अम्मा रिक्शे में बैठ गए। कुछ देर बाद रिक्शा एक गली से गुजरकर एक घर के सामने जा खड़ा हुआ। अम्मा ने रिक्शे से उतरकर रिक्शे वाले को किराया दिया और मेरा हाथ पकड़े मुझे इस घर की तरफ ले आए और दरवाजे पर दस्तक दी। कुछ देर बाद एक खातून ने दरवाजा खोला। अम्मी ने इस औरत को कहा कि बीबी को अंदर ले जाओ और उसे अच्छे से काम सिखा देना। अम्मा मुझे इस औरत के साथ अंदर भेजकर वापस जा चुकी थी। मैं इस औरत के साथ जैसे जैसे घर के अंदरूनी हिस्सों से गुजर रही थी, मैं सहम रही थी, क्योंकि वो जगह मुझे बहुत ही अजीब मालूम हो रही थी। वो सब लड़कियां कुछ पढ़ रही थीं। वो औरत मुझे एक दूसरे कमरे में ले गई, जहां हल्की रोशनी और तेज खुशबू फैली हुई थी। वो खुशबू किसी शय की थी, ये मुझे नहीं पता था, लेकिन वो बहुत कमाल की खुशबू थी। इस खुशबू वाले कमरे में एक औरत बैठी हुई थी, जिसने सर ता पैर खुद को ढका हुआ था। इसका चेहरा भी नकाब में छुपा हुआ था। मैं इस औरत के पास बैठी तो उसने मेरा हाथ अपने हाथ में लिया और कुछ पढ़ने लगी, और उसके पढ़ते पढ़ते ही मुझ पर गनूदगी छाने लगी और फिर मैं सो गई। जब जागी तो मैं एक कमरे में अकेली लेटी हुई थी। मैं जैसे ही उठकर बैठी तो अम्मा कमरे में आ गई और मेरे बुर्के पर लगे नोट उतारने लगी। वो बहुत ज्यादा पैसे थे, इतने कि जितने मैंने कभी नहीं देखे थे। वो मुझे अजीब भी लग रहा था कि वो पैसे कहाँ से आए। मैं अम्मा के साथ वापस घर आ गई। अब रोज यही होने लगता। अम्मा हर रोज मुझे टोपी वाला बुर्का देती और कहती कि तैयार होकर बुर्का पहन लो, और मैं तैयार हो जाती तो वो मुझे रिक्शे में बिठाकर कहीं ले जाती। वहां मुझे दरवाजे पर ही एक औरत के हवाले करती और कहती इसको काम सिखा दो। वो जगह बहुत अजीब होती और मुझे दरवाजे से वो औरत एक कमरे में ले जाती, जहां बहुत सारी लड़कियां कुछ पढ़ने में मसरूफ होती और इस कमरे में हल्की रोशनी और तेज खुशबू होती। वो औरत कमरे में पहुंचकर मुझे खातून के पास भेजती, जिसके चेहरे पर नकाब होता, और वो जैसे ही मेरा हाथ पकड़कर मुझे पढ़ाना सिखाती तो मुझे नींद आ जाती। फिर शाम को जब मुझे अम्मा लेने आती तो मेरे बुर्के में बहुत सारे पैसे होते, जो देख के अम्मा बहुत खुश हो जाती। मैं मना करती तो अम्मा कहती अगर तू वहां नहीं गई तो हम लोग मर जाएंगे, और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि बेहोशी में मेरे साथ ऐसा क्या होता है कि जब मैं होश में आती हूँ तो मेरे पास इतने ज्यादा पैसे होते हैं। मुझे लगता था कि अम्मा मुझसे मोहब्बत में अपने पास लाई हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। वो अपने फायदे के लिए मुझे यहाँ लाई थी और मुझसे भरपूर फायदा उठा रही थी, और मेरे पास कोई था भी नहीं जिसे मैं ये सब बताती। तो मजबूरन चुपचाप अम्मा के साथ मैं चल पड़ती थी। लेकिन मैंने सोच लिया कि मजीद अब अपना इस्तेमाल नहीं करने दूंगी और यहाँ से भाग जाऊंगी और वापस दूसरे शहर कशमाला के पास चली जाऊंगी। इसलिए एक दिन अम्मा ने जैसे ही मुझे दरवाजे पर छोड़ा, मैं वहां से भाग गई और सड़क पर आकर रिक्शे में बैठ गई। लेकिन अगले ही पल ये देखकर मेरी जान निकल गई कि वो नकाबपोश औरत तो रिक्शे में मेरे बराबर बैठी थी। मैंने रिक्शे वाले को रिक्शा रोकने का कहा, लेकिन वो जैसे सुन नहीं रहा था। मैं बहुत ज्यादा डर गई थी और रिक्शा सड़क पर तेजी से भागता हुआ एक बड़ी सी हवेली के सामने जा रुका था। फिर हवेली का गेट खुला और वो रिक्शा अंदर दाखिल हो गया। इसके बाद वो औरत नीचे उतरी और मुझे भी खींचकर नीचे उतारा और हाथ से पकड़कर तकरीबन घसीटती हुई एक कमरे में ले गई, जहां नीम अंधेरा था।
जिसमें बेड पर कोई कराहता हुआ नजर आ रहा था। इस औरत ने लाकर मुझे बेड के साथ खड़ा किया और कमरा रोशन करके बेड पर पड़े वजूद से मुखातिब हुई। बाबा साहब देखें तो कौन आया है, आपकी बेटी अलीना आई है। देखो बाबा। वो बुर्का पोश क्या कह रही थी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर उसने बुर्का उतार दिया। उसके नए नक्श मेरी तरह थे। और क्या बेड पर पड़ा वजूद मेरा बाप था? इस लड़की ने दीवारों पर टंगी फ्रेमों से कपड़े हटाए तो वो मेरे बचपन की तस्वीरें थीं। वो वाकई मेरा बाप था। और तब मुझे इस लड़की ने, जो कि मेरी सौतेली बहन थी, उसने बताया कि बाबा हमेशा से ही मुझे बहुत याद करते थे और मुझे याद करते करते ही बीमार हो गए और हर घड़ी मेरा नाम लेते थे। मेरा ताल्लुक सैयद खानदान से था, जिनके पास लोग दवाएं करवाने आते थे। और फिर बाबा बीमार हो गए तो ये काम मेरी सौतेली बहन को संभालना पड़ा। लेकिन इसकी दुआओं में असर नहीं था, सो उसने किसी ऐसी लड़की की तलाश शुरू कर दी जिसकी दुआएं कबूल होती हों। और फिर उसने मेरा सुना तो अम्मा से मुझे लाने का कहा, इसलिए अम्मा मुझे वापस लाई थी और फिर प्लान के तहत इस शहर में आ गई। और जो मैं बेहोश होती थी तो मैं बेहोश नहीं होती थी, बल्कि ऐसी हालत में होती थी जिसमें अगला बंदा जो कहे मैं वही करती थी। और मेरी दुआओं का असर था कि मुरीद ज्यादा हो गए और अम्मा को ज्यादा पैसे मिलने लगे थे। लेकिन अब जब मेरी बहन ने अम्मा को देखा तो पहचान लिया और मुझे भी पहचान कर बाबा के पास ले आई थी। मैं बरसों बाद अपने बाप से मिलकर बहुत खुश थी और अफसोस होता कि मेरी माँ इतनी खुदगर्ज क्यों है कि अपने स्वाद के लिए उन्होंने मेरे हीरे जैसे बाप को छोड़ा और फिर मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मैं अपने बाप के साथ ही रहने लगी थी और माँ के दिन फिर से खराब हो गए। और एक दिन सुना कि कशफ रात के वक्त घर से निकली और किसी गाड़ी से टकराकर इसकी मौत हो गई। मेरा बरसों पहले देखा ख्वाब आज हकीकत हुआ था तो मैं डर गई थी ख्वाबों से और सुना है कि माँ पागल हो गई है। जिसने जो किया उसका नतीजा भी पा लिया था। मैं जवानी में ही बेवा हो गई। इस भरी दुनिया में मेरा कोई भी नहीं था। मेरी 2 बेटियां और 1 बेटा था। मेरे माँ बाप दोनों ही मेरी शादी के बाद ये दुनिया छोड़कर चले गए। मेरा एक देवर था। जब औरत के सर पर खामद का साया ना हो तो दुनिया तरह तरह की बातें बनाती है। लोगों ने मेरे और देवर के बारे में तरह तरह की बातें बनानी शुरू कर दी कि मेरे और देवर के बीच नाजायज मरासिम हैं। ये बातें मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त थीं। मैंने सोचा भी ना था कि जब शोहर का साया सर से उठ जाए तो लोग ऐसी घटिया तोहमतें लगाएंगे। चाहे औरत कितनी भी शरीफ क्यों ना हो और शराफत का पैकर क्यों ना हो, हमारे मुआशरे में औरत का होना ही जुर्म है। लेकिन ये सब मैं सोच सकती थी, किसी के खिलाफ कुछ कर नहीं सकती थी। अब मेरी देवरानी को भी खुलकर मौका मिल गया था मेरे साथ दुश्मनी निकालने का। मेरे देवर ने आखिर एक दिन कह दिया कि अब मैं और ज्यादा अपने ऊपर इल्जाम बर्दाश्त नहीं कर सकता, लिहाजा इस मसले का यही हल है कि आपका निकाह करवा दिया जाए। मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि मैं जानती थी कि सुतेला बाप औरत की पहली औलाद को कभी बर्दाश्त नहीं करता। अगर मैं देवर से कहती कि मुझे शादी नहीं करनी तो मेरी ऊपर लगी तुहमतें दुनिया वालों को सच लगती। मैंने बहुत सोचा कि शायद इस मसले का कोई हल निकल आए, लेकिन दूर दूर तक की उम्मीद दिखाई नहीं दे रही थी। आखिर मैंने मोहल्ले की एक बूढ़ी औरत से मशवरा किया कि मुझे क्या करना चाहिए। देख बेटी, सर का साईं चला जाए तो लोग औरत का जीना हराम कर देते हैं। इस वक्त वाहिद हल यही है कि तू निकाह कर ले, वरना सारी उम्र तुझे और तेरी बेटी पर यही तोहमतें लगी रहेंगी। इस मुनाफिक मुआशरे में ऐसी औरत का कोई मुकाम नहीं जिसका कोई मर्द सरपरस्त ना हो। अगर तुम्हारा कोई भाई होता या माँ बाप जिंदा होते तो शायद तुम इतनी मजबूर ना होती। इस वक्त मुनासिब यही फैसला है कि तुम निकाह कर लो। वो बहुत गहरी आवाज में कह रही थी। खाला, मुझे सिर्फ अपनी बच्चियों की फिक्र है। क्या मेरा दूसरा शौहर इनको कबूल कर लेगा? क्या इनको अपने घर में जगह दे देगा? मुझे अपनी बेटियों की फिक्र खाई जा रही थी। तुम अपनी जगह बिल्कुल ठीक सोच रही हो बेटी। सुतेला बाप कभी सगा नहीं बन सकता, लेकिन ये भी तो हो सकता है ना कि वो अच्छा इंसान हो। अल्लाह से अच्छे की उम्मीद रखो, अल्लाह सब बेहतर करेगा। परेशान मत हो। अगर कोई परेशानी हो तो मुझे बताना, मुझसे जो हो सका मैं तुम्हारे लिए करूंगी। रजिया खाला की बातों से मेरे दिल को बहुत तसल्ली हो गई और मैंने ना चाहते हुए भी निकाह के लिए हाँ कर दी। मेरे देवर ने एक रिश्ता देखकर मेरा निकाह कर दिया। शुरू में तो जावेद का रवैया मेरे और बच्चियों के साथ बहुत अच्छा रहा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता
इसका असली चेहरा मेरे सामने आने लगा। वो काम से जी चुराने वाला इंसान था। जब दिल चाहता नौकरी कर लेता, दिल भर जाता तो छोड़ देता। ऐसा भला कब तक चलता? खर्चे और महंगाई दिन ब दिन बढ़ते जा रहे थे। जावेद से मेरे 3 बच्चे हो चुके थे, अब 2 नहीं 5 बच्चों की जिम्मेदारी थी मेरे कंधों पर। जावेद को बहुत समझाया, लेकिन वो हर दफा या तो झगड़ा शुरू कर देता या मारपीट करने लगता। हमारी जिंदगी जानवरों से भी बदतर होने लगी थी। मैंने तंग आकर किसी जाने वाली के घर में काम करना शुरू कर दिया। मैं नहीं चाहती थी जैसी मेरी जिंदगी है मेरे बच्चों की जिंदगी भी वैसी ही गुजरे। मैं इनको तालीम दिलवाकर अपने पैरों पर खड़ा करना चाहती थी। घर में 4 पैसे आने से हमारे हालात कुछ बेहतर होने लगे, लेकिन अभी शायद मेरी आजमाइशें खत्म नहीं हुई थी। जावेद को नशे की लत पड़ गई और उसने अब नशा पूरा करने के लिए मुझसे पैसों का मुतालबा शुरू कर दिया। मेरे बच्चों का तो मुश्किल गुजारा होता था, मैं उससे पैसे कहां से देती। अब आए दिन घर में झगड़ा होने लगा। जावेद घर की चीजें बेचने लगा, मैं रोकती तो गाली गलोच और मारपीट पर उतर आता। मेरी पहली 2 बेटियां जवानी की दहलीज चढ़ने लगीं। बड़ी बेटी ने एक दिन मुझे कहा, अम्मी मुझे स्कूल से उठा ले, मैं कपड़े सिलाई करना सीखूंगी और पार्ट टाइम ट्यूशन पढ़ लूंगी। मैं आपका हाथ बटाना चाहती हूँ। मैं सिलाई करूंगी तो घर में पैसे आएंगे, फिर हमारे हालात अच्छे हो जाएंगे और हम अपना घर ले लेंगे, क्योंकि यहाँ अब्बा आपको मारते हैं और मुझे बहुत बुरा लगता है। अपनी बेटी की बातें सुनकर मेरे दिल पर छुरियां चल गईं। इतनी छोटी उम्र में क्या क्या फिक्रें पाल रखी हैं मेरी बेटी ने। मैंने उसके माथे पर बोसा देकर कहा, अभी तुम्हारे पढ़ने की उम्र है, तुम ये बातें मत सोचो। लेकिन वो राजी नहीं हुई। मुझसे कहने लगी, अम्मी पढ़ाई करने के लिए भी ज़हनी सुकून चाहिए होता है। इस अजियत भरे माहौल में मुझसे पढ़ाई नहीं होती। लेकिन आप फिक्र मत करें, मैं पढ़ाई छोड़ूंगी नहीं, साथ ट्यूशन रख लूंगी। आप बस मुझे सिलाई मशीन ले दें। दीबा बाजी बहुत अच्छी सिलाई सिखाती हैं। वो तो सब कुछ जैसे पहले से सोचकर बैठी हुई थी। मैं समझ गई कि वो घर के माहौल से फरार चाहती है, इसलिए ज्यादा इसरार नहीं किया। जिस घर में काम करती थी वो बेगम साहिबा बहुत एहसास करने वाली खातून थी। उन्होंने मुझे सिलाई मशीन दिलवा दी। थोड़े ही अरसे में मेरी बेटी ने सिलाई सीख ली, साथ मैट्रिक के इम्तिहान की तैयारी करने लगी। एक दिन जब मुझे घर आने में देर हो गई, जब मैं घर पहुंची तो मेरी दोनों बड़ी बेटियां बहुत सहमी हुई थीं और बड़ी बेटी समरीन बहुत रो रही थी। मैंने उसे पूछा कि क्या हुआ है, तो उसने मुझे बताया। ये सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। समरीन ने बताया, अम्मी दूसरे अब्बा मुझे बहाने बहाने से अपने पास बुलवाते हैं और मुझे हाथ लगाते हैं। वो मुझे बहुत बुरे लगते हैं। मुझे इस घर में नहीं रहना। मुझे अपनी बेबसी पर रोना आ रहा था। खुदा तुझे बर्बाद करे जावेद, मेरी बच्ची पर बुरी नजर रखनी शुरू कर दी है। अब पहले क्या कम मुश्किलात है मेरी जिंदगी में। मेरा दिल चाह रहा था कि जावेद के टुकड़े कर दूं, लेकिन मैं सिर्फ ये सोच ही सकती थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अपनी बच्ची को कहाँ ले जाऊं। वो फूट फूट कर रो रही थी। बहुत सोचने के बाद मैंने एक फैसला किया। मोहल्ले में कुछ औरतों से मेरी सलाम दुआ थी। इनमें से एक औरत अपने 2 बच्चों के साथ अकेली रहती थी। इसका शौहर मुल्क से बाहर रहता था और साल में 1 दफा चक्कर लगा लिया करता। मैंने उसकी बहुत मिन्नत की कि कुछ अरसा मेरी बेटी को अपने घर रख लो, जिस पर वो राजी हो गई। मैंने शुक्र किया कि चलो मेरी बेटी की इज्जत तो महफूज रहेगी। जावेद को जब पता चला तो उसने बहुत ववेला मचाया कि ये क्या तमाशा लगा रही है, तो यहाँ क्या तकलीफ थी उसे। लेकिन मैंने बहाना बनाकर बात खत्म कर दी। आखिर क्या वजह है, बता तो सही। वो इस बात के पीछे ही पड़ गया था। उस रात भी उसने मुझे बहुत मारा, लेकिन मैंने तय कर लिया था कि अब कुछ भी हो जाए मैं अपनी बेटी को इस भूखे दरिंदे के लिए नहीं छोड़ूंगी। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि असल इम्तिहान तो अब शुरू होने जा रहा है। 2 दिन गुजरे तो एक दिन काम से वापसी पर मेरा दिल आया कि समरीन की खबर लेती जाऊं। आज सुबह से ही समरीन की तरफ से मेरा दिल बहुत परेशान था। जब मैं इस औरत के दरवाजे पर पहुंची तो मेरा दिल उछलकर जैसे हलक में आ गया, क्योंकि दरवाजे पर ताला पड़ा था। मैंने आसपास के घरों से पूछा तो पता चला कि कल रात से ही वो लोग गायब हैं। मैंने सर पीट लिया। ओ खुदाया, मेरी बच्ची को कहाँ ले गई वो औरत? मैं कैसे तलाश करूंगी उसे? रोती धोती घर आई। बच्चे मुझे देखकर डर गए। नौरीन ने मुझसे पूछा, अम्मी क्या हुआ, आप क्यों रो रही हैं? मैंने उसको बताया तो वो भी परेशान हो गई। हम माँ बेटियां सारी रात रोती रही। सुबह जावेद आया तो वो नशे की हालत में था। मुझे देखकर कहने लगा, क्यों रो रही है, कौन मर गया है तेरा? मैं खामोश रही, लेकिन कब तक ये बात छुपाती। जब उसे पता चला तो पागलों की तरह कहके लगाने लगा, देख लिया अंजाम,
तेरी बेटी बदचलन और आवारा थी, इसीलिए घर में नहीं टिकती थी। देख लिया तूने। खबरदार, अगर मेरी बेटी पर कोई घटिया इल्जाम लगाया, तेरी वजह से मैंने उसे यहाँ से निकाला था। अगर तू उस पर बुरी नजर ना रखता तो उसे ये दिन न देखना पड़ता। ये सुनना था कि वो गुस्से में आपे से बाहर हो गया और मारपीट शुरू कर दी और फिर घर से बाहर निकल गया। मैं रो धोकर चुप कर गई। मैंने पुलिस में FIR दर्ज कराने की कोशिश की, लेकिन किसी ने मेरी एक बात न सुनी। बेगम साहिबा के आगे भी हाथ जोड़े। उन्होंने सिफारिश करवाकर FIR तो दर्ज करवा दी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। जब मुझे ये मालूम नहीं था कि वो औरत मेरी बच्ची को लेकर कहाँ चली गई है, तो मेरी बेटी को कहाँ से बरामद करवाती पुलिस। रोज रात को अल्लाह से दुआ करती कि कोई वसीला बना दे कि मेरी बच्ची मुझे मिल जाए। जावेद अब ज्यादातर घर से बाहर ही वक्त गुजारता। कभी कभार घर आ जाता और नशा पूरा करने के लिए पैसे मांगता और ना मिलने पर झगड़ा शुरू कर देता। मैंने उसके मामले में खामोशी इख्तियार कर ली थी, क्योंकि इसका फायदा कभी ना होता, उल्टा नुकसान ही होता। कुछ अरसा इसी तरह गुजर गया। नौरीन ने मैट्रिक कर लिया था और प्राइवेट FA कर रही थी। साथ घर में बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाती और सिलाई भी करती। एक दिन मैं काम से वापस आई तो मेरा बेटा और नौरीन बहुत परेशान थे। मैंने वजह पूछी, जो उन दोनों ने मुझे बताया सुनकर ऐसे लगा कि जैसे मेरे जिस्म से किसी ने जान निकाल ली हो। जावेद नौरीन को बेचने जा रहा था। मेरे बेटे राहिल ने मुझे बताया कि आज अब्बा के कुछ दोस्त आए थे। अब्बा ने नौरीन बाजी को चाय बनाकर लाने के लिए कहा। जब बाजी चाय बनाकर ले गई, इसके बाद अब्बा के दोस्त ने कहा कि वाह क्या माल है, तुमने तो घर में हीरा छुपा रखा है। मैं परसों आऊंगा और इसे ले जाऊंगा और तुम्हें मुंह मांगी रकम दूंगा। ये सारी बातें मैंने छुप कर सुन ली। अम्मी बाजी को कहीं ले जाओ वरना अब्बा इसे बेच देंगे। मैं तो पहले ही इस वैश्य की वजह से एक बेटी गंवा चुकी थी, कहाँ लेकर जाती। मजबूर होकर अपने देवर के घर गई, उसे सब बताया, लेकिन उसने उल्टा मुझ पे इल्जाम लगाया कि तुमने अपनी बेटी को बेच खाया और अब ड्रामे कर रही हो। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि कहाँ ले जाऊं अपनी बेटी को। आखिर में सारा बाजी के घर चली गई, जिनका मैं काम करती थी। इनके पांव पकड़े कि मुझे कुछ अरसे के लिए अपने घर में जगह दे दे, जब तक कि मैं अपनी बेटी की शादी न कर दूं। सारा बाजी रहम दिल औरत थी। उन्होंने मुझे अपने सर्वेंट क्वार्टर में जगह दे दी, जिसमें पहले एक मुलाजिम रहता था और कुछ अरसे के लिए अपने गांव गया हुआ था। बाजी ने कहा कि अपने बच्चों को यहाँ ले आओ और शौहर को ये कह दो कि काम ज्यादा है, इसलिए मुझे कुछ अरसा वहीं रहना है। मैं जल्द अज जल्द अपने बच्चों को यहाँ ले आना चाहती थी। मैं वापस घर गई और जल्दी जल्दी सामान समेटा। बच्चों ने पूछा, अम्मी हम कहाँ जा रहे हैं? मैंने कहा फिलहाल खामोशी से मेरे साथ चलो, वहां जाकर बताऊंगी। मेरा बेटा फौरन समझ गया। सारा बाजी के क्वार्टर आकर मैंने सुख का सांस लिया। बाजी ने मेरा बहुत साथ दिया। मुझे महीने का राशन तनख्वाह के अलावा दिलवा देती। मैंने 2 महीने के अंदर अंदर नौरीन के लिए रिश्ता देखकर उसकी शादी करवा दी। लड़का मेहनती और जिम्मेदार था और शरीफ भी। नौरीन अपने घर की हुई तो मुझे लगा जैसे बहुत बड़े फर्ज से सुबकदोश हो गई हूँ। एक दफा जावेद का फोन मेरे मोबाइल पर आया तो मैंने वही कहा जो सारा बाजी ने कहा था और मोबाइल ऑफ कर दिया, वरना वो सारा बाजी के घर तमाशा लगाने आ जाता। नौरीन की शादी के बाद मैं एक दिन बच्चों को लेकर घर गई तो जावेद ने बहुत वावेला किया। नौरीन की शादी का सुनकर तो वो पेचो ताप खा रहा था। बेशरम बेहया औरत, तू झूठ बोल रही है। तेरी वो बेटी भी भाग गई होगी तेरी बड़ी बेटी की तरह। वो गालियां बकने लगा। जो मर्जी समझ लो, अगर यहाँ भी रहती तो तुम उसे बेच देते। आखिर मैंने भी तंग आकर कह दिया। क्या कहा? तेरी इतनी जुर्रत, जुबान चलाएगी मेरे सामने? वो तैश में आ गया। इससे पहले कि मुझ पर हाथ उठाता मेरा बेटा बीच में आ गया। बस बहुत हो गया अब्बा, मैं आपको अम्मी पर हाथ उठाने नहीं दूंगा। जावेद और तैश में आ गया और बेटे को मारने लगा। मनहूस, तेरी इतनी जुर्रत, तूने ही अपनी माँ को कहा होगा। मैं छिड़वाने लगी तो जावेद ने मुझे जोर का धक्का दिया, जिससे मेरा सर दीवार में जा लगा और मेरे सर पर चोट लग गई। काफी देर तक जावेद गालियां बकता रहा। जब थक चुका तो हम सबको घर से बाहर निकाल दिया कि ये मेरा घर है, यहाँ तुम अपनी मर्जियां चलाती हो, इसलिए अब तुम्हें यहाँ नहीं रख सकता। मजबूर होकर हम फिर सारा बाजी के घर चले गए। मैंने सारी बात उनको बताई तो वो कहने लगी, परवीन तुम परेशान मत हो, इस तरह के इंसान से भला क्या उम्मीद की जा सकती है? ये सिर्फ तुम्हें परेशान कर सकता है, जिंदगी के सफर में तुम्हारा बोझ नहीं बांट सकता। अपने बच्चों को पालने के लिए मेहनत तो बहरहाल तुम्हें खुद ही करनी पड़ेगी, इसलिए बेहतर है कि इससे दूर ही रहो। तुम जब तक चाहे यहाँ रह सकती हो, मैं तुम्हारी हर तरह से मदद करने के लिए तैयार हूँ।
सारा बाजी इस कड़े वक्त में हमारे लिए एक फरिश्ता साबित हुई थी। मेरे दिल से उनके लिए दुआ ही निकलती थी। 3 साल तो सुकून से गुजर गए, लेकिन अभी हमारी आजमाइश खत्म नहीं हुई थी। सारा बाजी के शौहर अपनी फैमिली को लेकर मुल्क से बाहर चले गए और अपना घर अपने छोटे भाई के हवाले कर गए, जो कि एक उबाश इंसान था। वो मेरी दोनों छोटी बेटियों पर बुरी नजर रखता था। आखिरकार मैंने वो क्वार्टर छोड़ने का फैसला कर लिया और वहां से जाने का इरादा कर लिया। मेरे इस तरह जाने पर उसने बहुत हैरानगी का इजहार किया। ये तुम्हें क्या हो गया परवीन? तुम यहाँ आराम से रह रही थी, फिर क्या सोच कर जा रही हो? कहाँ जाओगी बच्चों को लेकर? वो बज़ाहिर तो बहुत हमदर्द बन रहा था, लेकिन मैं उसकी हमदर्दी के अंदर छुपी खबासत से अच्छी तरह वाकिफ थी। साहब, दरअसल मेरे देवर ने मुझे मकान में हिस्सा दे दिया है और मेरे बेटे को अपने कारोबार में भी शामिल करना चाहता है, तो इसीलिए जा रही हूँ। मैंने झूठ बोला। मैं किसी भी तरह इस खबीस इंसान से अपनी औलाद को दूर ले जाना चाहती थी। वो हूँ कहकर चला गया। मैंने शुक्र अदा किया कि उसने कोई सवाल जवाब नहीं किया, लेकिन मैं दिल ही दिल में बहुत परेशान भी थी कि बच्चों को लेकर कहाँ जाऊंगी और यहाँ रुक भी नहीं सकती थी। बहरहाल अल्लाह का नाम लेकर बच्चों को साथ लिए वहां से चल पड़ी। मैं जानती थी जावेद मुझे घर में घुसने नहीं देगा। शायद अल्लाह उसके दिल में रहम डाल दे, शायद वो हमारा इंतजार कर रहा हो। मैं इन्हीं सोचों में गुम थी कि किसी ने मुझसे पूछा, अरे परवीन बाजी, कहाँ थी आप? कोई मर्द मुझे मेरे नाम से बुला रहा था। मैंने उसकी तरफ देखा। वो हमारे मोहल्लेदार अरशद थे, इसी दर्जन का शौहर जिससे मेरी बेटी सलाई सीखने जाती थी। आपको पता है बाजी, जावेद जेल में है, उसे कत्ल हो गया था। वो मुझे बताने लगा। मुझे ये सुनकर कुछ खास हैरानी नहीं हुई थी, क्योंकि वो जिन कामों में पड़ा हुआ था उसका अंजाम आखिर यही होना था। कैसे हुआ ये सब? मैंने पूछा। आप मेरे साथ चलिए मेरे घर, वहां चलकर बात करते हैं। हम सब उसके घर आ गए। इसकी बीवी हमें देखकर बहुत खुश हुई। बहन, आप तो जानती हैं कि जावेद नशे का आदी था। उसे जुए की लत लग गई थी और इसी खेल के दौरान जब उसका हरीफ जीत गया तो उसी बात पर झगड़ा हो गया और जावेद ने उसे मार डाला। उसे पुलिस पकड़ कर ले गई। हमने आपको बहुत तलाश किया, लेकिन किसी को नहीं पता था कि आप कहाँ चली गई हैं। अरशद सारे हालात हमें बता रहा था। फिर वो कमरे में गया और एक चाबी उठा लाया। लीजिए बहन, आपकी अमानत, आपके घर की चाबियां। उसने वो चाबियां मेरे हवाले करते हुए कहा और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अल्लाह का शुक्र कैसे अदा करूं। उसने मेरे बच्चों की छत मुझे किस तरह लुटाई थी। एक बात तो तुम्हें बताना ही भूल गई, इसकी बीवी दीवा बोली। पिछले साल समरीन हमें मिलने आई थी, वो बिल्कुल सही सलामत है। इस औरत ने उसे दुबई जाकर बेचना चाहा, लेकिन अल्लाह ने उसे बचा लिया। वो वहां से भाग गई। एक शरीफ खानदान ने उसे अपने घर में पनाह दे दी और उसे अपने साथ लंदन ले गए। वो पिछले साल तुम्हें तलाश करने आई, लेकिन किसी को पता नहीं था कि तुम कहाँ हो। ये सुनकर मेरे ऊपर शादी मर्ग वाली कैफियत तारी हो गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इसके बच्चे जाने पर अल्लाह का शुक्र अदा करूं या उससे ना मिल सकने का अफसोस करूं। मेरी आंखों में आंसू रुक नहीं रहे थे। फिक्र मत करो परवीन, मैं समझ सकती हूँ तुम्हारी कैफियत। मुझे वो अपना नंबर दे गई है कि जब भी तुम मुझे मिलो तो तुम्हारी बात करवा दूं। अब तुम सिर्फ उसकी आवाज ही नहीं सुन सकती, बल्कि उसका चेहरा भी देख सकती हो। उसने अपना नया मोबाइल सेट दिखाया जिससे वीडियो कॉल हो सकती थी। मैं घर की चाबियां लेकर वापस आ गई और अल्लाह का शुक्र अदा किया कि मेरे बच्चों के सर पर अब दोबारा से छत थी। जावेद ने बहुत दफा लोगों के हाथ पैगाम भिजवाया कि एक दफा जेल में आकर मुझसे मिल लो, लेकिन मैं उसके दिए हुए जख्म अभी तक भूली नहीं थी। अगर वो मेरी बेटी पर इस तरह नजर न रखता तो आज मेरी बेटी मेरे पास होती। मुझे इस तरह दरबदर ना होना पड़ता, लेकिन मुझे जाना ही पड़ा। आखिर वो मेरे 3 बच्चों का बाप जो था। ना चाहते हुए भी मैं एक दिन मुलाकात के लिए जेल चली गई। परवीन, तुम आ गई। मुझे यकीन था कि तुम जरूर आओगी। मुझे माफ कर दो परवीन, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है। अगर तुम मुझे माफ नहीं करोगी तो खुदा भी मुझे माफ नहीं करेगा। माफ कर दो परवीन। वो मुसलसल इल्तिजा कर रहा था, लेकिन इसकी इल्तिजाओं का मुझ पर कोई असर नहीं हुआ। मेरी नजरों में वो गुजरा हुआ वक्त एक फिल्म की तरह चलने लगा, जब इस जालिम की वजह से मेरी बेटी खो गई और मुझे बच्चों को लेकर दरबदर होना पड़ा। मैंने उससे मुंह फेर लिया। परवीन, ऐसा मत करो, मैं मर जाऊंगा। यहाँ उसने रोते हुए कहा, तुम मर जा। मेरे साथ तुमने क्या क्या जुल्म नहीं किया। मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं, ना मैं तुम्हारी हमदर्दी में यहाँ आई हूँ। अब जल्दी बताओ कि तुमने मुझे क्यों बुलाया है। मैंने बेहिसी से कहा, परवीन मुझे यहाँ से निकालो खुदा के लिए। उसने फिर इल्तिजा की।
मैं कैसे निकालूं? मैं तुम्हारी औलाद की रोटी रोजी का इंतजाम करूं या तुम्हारे पीछे अदालतों के चक्कर लगाऊं? क्या है मेरे पास? क्या समझ रखा है तुमने? मेरे पास कोई खजाना है? लोगों के घरों में काम करके तुम्हारे बच्चे पाल रही हूँ। क्या यही काफी नहीं? और तुम कह रहे हो कि तुम्हें यहाँ से निकाल लूं? कान खोल के सुन लो, ना मुझ में इतनी सकत है कि तुम्हारे पीछे अदालतों में जलील होती रहूं, और ना मेरे पास इतने पैसे हैं। मैंने इसको दो टोक जवाब दे दिया। परवीन, इतनी संगदिल ना बनो, मैं शौहर हूं तुम्हारा, तुम कैसे मेरा साथ छोड़ सकती हो? वो जज्बाती होने लगा। अच्छा, आज तुम्हें याद आ गया कि मैं तुम्हारी बीवी हूँ और तुम मेरे शौहर। जब तुमने मुझे घर से धक्के देकर निकाल दिया था, उस वक्त तो तुम्हें ये याद नहीं आया कि मैं तुम्हारी बीवी हूँ और तुम मेरे शौहर हो। मुझसे कोई ऐसी उम्मीद मत रखना, यही सजा है तुम्हारी। यहाँ सड़ सड़ के मरते रहो, मैंने लापरवाही से कहा और वहां से फौरन वापस जाने के लिए मुड़ी। वो पुकारता रहा, लेकिन मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। जिंदगी चलती रही। मुझे एक और घर में काम मिल गया। मैं दिन रात अपने बच्चों को तालीम दिलवाने के लिए मेहनत करने लगी। रोज आकर बाजी से पूछती कि समरीन का फोन आया कि नहीं, लेकिन जवाब ना में ही मिलता। एक दिन दीबा की बेटी भागती हुई मेरे घर आई और कहने लगी, आंटी समरीन आपी की कॉल आई है, जल्दी आए। मैं भागती हुई उसके घर गई। दीबा मेरा इंतजार कर रही थी। मुझे देखते ही उसने मोबाइल मेरी तरफ बढ़ा दिया। मैंने इतने बरसों बाद अपनी बेटी का चेहरा देखा तो मेरी आंखों से आंसू निकल आए। उसकी तस्वीर धुंधलाने लगी। अम्मी, मेरी प्यारी अम्मी, आप रोए नहीं, मैं जल्द ही आपके पास आ जाऊंगी। इसकी आवाज सुनकर मेरे दिल को जैसे तसल्ली हो गई। कब आओगी? जल्द आओगी ना? मैंने उससे पूछा। जी अम्मी, मैं जल्द ही आ जाऊंगी। दरअसल आजकल सद्दफ बाजी बीमार हैं, वो बहुत अच्छी हैं। अम्मी, उन्होंने मुझे बचाया था। काफी देर वो इस मेहरबान औरत का जिक्र करती रही, जिसकी बदौलत आज वो मुझसे बात कर रही थी। अम्मी, आप परेशान ना हो, मैं आपके लिए ढेर सारे पैसे लाऊंगी, फिर हम अपना घर खरीद लेंगे। मेरी बेटी कितनी सियानी हो गई थी, माँ के दुख पास ना होते हुए भी महसूस कर रही थी। तुम जल्दी आओगी ना? मैंने पूछा। अम्मी, मेरी पूरी कोशिश होगी जल्दी आने की। मेरा बहुत दिल चाहता है आपसे मिलने को, बस आप दुआ करें बाजी ठीक हो जाए। कुछ देर उससे बात करती रही। मेरा दिल नहीं चाह रहा था कि वो कॉल बंद करे, लेकिन आखिर तो बंद करनी थी कॉल बंद होते ही मैं रोने लगी। हौसला रखो परवीन, दीबा बाजी मुझे तसल्ली देने लगी। तुम्हारी बेटी जल्दी तुम्हारे पास होगी, तुम परेशान ना हो। मैं घर आ गई। बच्चे मुझसे पूछते, अब्बा कहाँ गए हैं? मैं क्या बताती? उनको ये कहकर अक्सर टाल देती कि बीमार हैं, अस्पताल गए हैं। मेरा बेटा काफी समझदार था और अच्छी तरह जानता था कि इसका बाप कैसा है, लेकिन बेटियां भी छोटी थी। राहील ने मैट्रिक किया तो पढ़ाई के साथ साथ काम भी करने लगा। लोग अब मुझे बातें सुनाते कि तुम्हारे शोहर जेल में सड़ रहा है और तुम आराम से बैठी हो, इसकी रिहाई के लिए तुम्हें कुछ करना चाहिए। मैं अपनी औलाद को लेके जेलों और अदालतों के चक्कर काटूं? मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि वकीलों की फीसें भरूं। मैं जवाब देती, लेकिन कब तक इनकी बातों से बचती। बड़ी मुश्किल से मैंने इधर उधर कहलवा कर इसकी सजाए मौत को खत्म कराने की अपील दायर की, जिसकी वजह से ये सजा कम होकर 7 साल कैदे बामुशक्कत की सजा हुई। राहील कभी कभी बाप से मिलने चला जाता। जावेद उसके सामने गिड़गिड़ाता, रोता और वो खामोश खड़ा उसे देखता रहता, फिर वापस आ जाता। वो इन सब मजालिम का गवाह था जो इस शख्स ने हमारे ऊपर ढाए थे। मैं समरीन के आने का इंतजार करती रही, लेकिन वो नहीं आई। अब तो इसका नंबर भी बंद जाने लगा। या अल्लाह, ये कैसी आजमाइश है। मैं दिन रात रोती रहती। 6 माह होने को आ रहे थे, समरीन की कोई खबर न थी। महंगाई के इस दौर में और इतनी कम तनख्वाह में घर चलना मुश्किल हो गया था। राहील इंटर करके एक जगह नौकरी करने लगा, लेकिन खर्चे दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे थे। मैंने जैसे तैसे करके राहील के लिए कुछ पैसे जमा किए, क्योंकि वो कहता था कि यहाँ रहकर इस तरह की कमाई नहीं हो सकती जो कि होनी चाहिए, इसलिए पाकिस्तान से बाहर जाकर काम करना चाहता हूँ। और इसका एक दोस्त दुबई जा रहा था। आखिर वो दिन भी आ गया जब राहील को रुखसत करना था। समरीन की जुदाई में मैं आदी हो गई थी और आज बेटा भी जा रहा था, लेकिन मैंने खुद को ये कहकर तसल्ली दी कि राहील जल्द ही वापस आ जाएगा और यहाँ तो समरीन वाला मसला नहीं है।